Jai Narayan, good morning dear student. We are going to start with the characteristics of equilibrium constant. On what characteristic does the equilibrium constant depends? तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन किन किन चीज़ों पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है। उसमें है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इनिशियल स्टेज पे जब वो रिएक्ट कर रहे थे उनका कितना कंसंट्रेशन है उस चीज़ पे हमारा क्या नहीं डिपेंड करता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, दोनों जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड जब इक्वल होते हैं तभी इक्विलिब्रियम आता है। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हेंस करते हैं या प्रोसेस अप कर देते हैं सो दैट हमारा जो रिएक्शन हो रहा है वो तेज़ी से हो सके। तो कैटलिस्ट अपना तो कोई इक्विलिब्रियम अटेन करते समय अपना तो कोई इफेक्ट डालता नहीं है, दैट्स वाई इनका भी कोई प्रेजेंस नहीं होता है। प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल इनका भी डज नॉट डिपेंड, मतलब कोई भी असर नहीं होता है। अब हम आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, जिसमें से कि ए पॉइंट हमारा क्या है, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन। क्या तरीके हैं जिनसे हम दिखा सकते हैं रिएक्शन को। माना कि ए प्लस बी रिएक्टेंट था, उसने प्रोडक्ट दिया सी, तो अगर हम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की बात करें तो कैसे डिनोट करेंगे, एक्टिव मास ऑफ सी डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। रिएक्शन को मैंने क्या करा, रिवर्स कर दिया, पलट दिया। हमने कहा सी एक रिएक्टेंट था, उसने ए प्लस बी प्रोडक्ट दिए। अगर ये पलट गया है तो ये के भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो वो भी पलट जाएगा, 1/k हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ ए एक्टिव मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ सी। तो पहला चीज़ आपको समझ में आ रहा है, अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड को इंटरचेंज करेंगे या हम रिवर्स करते हैं तो के की वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगी। बी देखते हैं हम, माना कि N2O2 एक रिएक्शन हो रही है तो हमें प्रोडक्ट मिला 2NO, हमने ट्वाइस कर दिया, दुगना कर दिया उसके रिएक्टेंट्स को, पूरे साइड को हमने ट्वाइस कर दिया, तो 2N2 + 2O2 गिव्स 4NO। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, अगर यहाँ 1 थी तो यहाँ क्या हो गई, ट्वाइस हो गई। तो जब ट्वाइस होती है तो 2K नहीं लिखते हम, K की पावर 2 हो जाती है, समझ रहे हैं। उसी तरह जब 3K होगा तो K की पावर में हम लिखेंगे, इस चीज़ को समझिएगा। जब हमने कांस्टेंट 2 से सब तरफ मल्टीप्लाई किया तो K की पावर में वो ट्वाइस हुआ। थर्ड आते हैं, A एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट B दे रहा है जिसको कि K1 मैंने कहा। दूसरे रिएक्शन में X जो है वो Y प्रोडक्ट दे रहा है जिसको कि K2 कहा। दोनों को देखते हैं, ऐड करते हैं तो A + X विल गिव B + Y। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K1 + K2। ऐड कर दिया मैंने। टेम्परेचर क्या इफेक्ट डालता है इसकी बात करते हैं, तो KE कांस्टेंट होगा गिवन रिएक्शन का गिवन टेम्परेचर पे। अब टेम्परेचर मेज़र करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज़ log of 10 K2/K1 दैट इज़ इक्वल टू del H और del H डिवाइडेड बाई 2.303 ऑफ R। टेम्परेचर 2 में से टेम्परेचर 1 माइनस कर देंगे एंड दोनों टेम्परेचर का प्रोडक्ट T1 × T2 हो क्या रहा। अगर हम देखें तो K2 T2 टेम्परेचर को दिखा रहा है, K1 T1 ये देख रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पे है, T1 जो है टेम्परेचर वो बड़ा है T2 जो टेम्परेचर है दैट इज़ ग्रेटर देन T1, तभी तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, T2 बड़ा है T1 से। डेल्टा H क्या है, डेल्टा H है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। हम लोग की डेल्टा H की वैल्यू जो है 0 है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, log of 10 K2/K1 दैट विल गिव यू 0। अब देखिए टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो हमारा K तो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। मतलब कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि K2 की वैल्यू K1 के इक्वल है, तो ये पहला केस हमारा बन गया टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। सेकंड आता है, अगर एक्सोथर्मिक हो तो रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक टाइप की हो तो del ऑफ H क्या होगा, <0 होगा। डेल्टा H की जो वैल्यू आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन की, एक्सोथर्मिक की, वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो वैल्यू पुट करें log 10 K2/K1 मस्ट बी <0। K2 अब क्या है हमारा, छोटा है K1 से। टेम्परेचर अगर अब इंक्रीज़ करेगा तो K की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज़ करेगी, क्यों, क्योंकि T2 यहाँ पे हमारा बड़ा है T1 से।
समझ रहे हैं? इस चीज़ को देखिए और इस चीज़ को देखिए, ये याद करना, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। थर्ड हम लोग लेते हैं, अगर एंडोथर्मिक टाइप का रिएक्शन हो तो डेल एच जो होगा बड़ा हो जाएगा 0 से, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन में, वी हैव सीन सेवरल टाइम्स। log 10 K2/K1 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, एक्सो में लेस देन, यहाँ पे ग्रेटर देन। अब K2 जो होगा वो बड़ा होगा K1 से, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो K क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। अगर देखिए एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे K की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, तो यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करने पे K की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इन तीनों को प्लीज़ नोट करके लर्न करने की, समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट आते हैं, ये टॉपिक है, दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्चुअल में होता क्या है, इट इज़ नोन एज नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट। समझ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हो गए रिएक्शन होते समय पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्शन परफॉर्म कर रहे थे तो कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो गए। डिसोसिएट हो गए मतलब कंज्यूम हो गए, खत्म हो गए उस रिएक्शन को करते समय। एग्जाम्पल देखते हैं, द DOD ऑफ PCl5 मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन PCl5 का 0.4 है। रिएक्शन लिखा मैंने PCl5 गैस, PCl3 गैस एंड Cl2 गैस। माना कि इनिशियल ये 1 मोल था, फाइनल 0 एंड 0 मोल्स है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे अल्फ़ा की वैल्यू तो 1 है, मान लेते हैं अल्फ़ा 1 है इक्विलिब्रियम पे। चलिए इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन PCl5 का 0.4 दिया है ना, तो 1 में से 0.4 कंज्यूम हुआ होगा, मतलब 1 - 0.4 एट इक्विलिब्रियम। अब हमने क्या कहा, 0 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा, अल्फ़ा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि 1 से बड़ा नहीं हो सकता। यही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू, अल्फ़ा दैट मस्ट बी इक्वल टू 1, डिनोट करते हैं हम अल्फ़ा से। अल्फ़ा की अगर वैल्यू 1 आ रही है तो एक चीज़ याद रखिएगा, देयर इज़ कंप्लीट रिएक्शन, पूरे तरीके से रिएक्शन हो गया और एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा वो। और अगर अल्फ़ा की कुछ इनके रेंज में वैल्यू आ रही है 1 छोड़ के, तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। दूसरा देख लेते हैं एग्जांपल, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। हमने कह दिया कि अब ये 2 मोल है, इनिशियली 2 मोल्स हैं, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, 2 थे ना, 2 माइनस ऑफ 2 मोल थे, 2 × 0.4, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अभी भी कितना है 0.4। PCl5 के कितने 2 मोल्स हैं, तो 2 में से अब 2 × 0.4 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। या अल्फ़ा की जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो कैसे निकलती, अल्फ़ा दैट इज़ इक्वल टू टोटल मोल डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। टोटल मोल डिसोसिएटेड, कितने नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हो गए, 0.4 था 1 में, तो 2 में कितना होगा 0.8 होगा। कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो गए, और टोटल मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, टोटल कितना मोल था, देखिए 2 था, कितने डिसोसिएट हो गए, दैट इज़ 2 × 0.4। 1 में 0.4 था, तो 2 में कितना होगा 2 × 0.4। हो सकता है आपसे पूछ ले परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, तो परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होगा, अल्फ़ा × 100। एक रिएक्शन दिया है N2O4 गैसियस फॉर्म में है, और इक्विलिब्रियम होते समय ये दे रहा है 2 of NO2 गैस। हमें इसका Kp कैलकुलेट करना, मतलब पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो पार्शियल प्रेशर फॉर द NO2 रिएक्टेंट साइड कितना है, इसका स्टोइचियोमेट्री 2 है, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर फॉर द N2O4 एट द रिएक्टेंट साइड, इसका कितना स्टोइचियोमेट्री है, दैट इज़ 1। टोटल प्रेशर हम मान लेते हैं इसका क्या है, P है। तो नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में अगर हम निकालें, हमने कहा एक A है एक P है कांस्टेंट, इनके कितने मोल्स होंगे, तो Na प्रेजेंट होंगे, इनके कितने होंगे, Nb प्रेजेंट होंगे। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ A निकालें तो क्या होगा, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb ऑफ स्टोइचियोमेट्री जितनी है उसकी। पार्शियल प्रेशर ऑफ अगर B निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, N ऑफ B डिवाइडेड बाय Nb प्लस Na, यानी उसकी जितनी स्टोइचियोमेट्री होगी P रेज़ टू द पावर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इस पे देखते हैं। 2 मोल्स ऑफ HI गिव्स 1 मोल ऑफ H2 प्लस 1 मोल ऑफ I2, गैसेस स्टेट में है सब। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें HI का देखना है, अगर अल्फ़ा प्रोवाइडेड है, कैलकुलेट करना एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन कांस्टेंट Kc
ऑफ द रिएक्शन। पहले यहाँ समझिए 2 से ये 1 बन रहा है, मतलब ये 1 और इससे ये 1। इस चीज़ को याद रखिएगा, मतलब अगर ये अल्फ़ा है तो ये कितना होगा α/2 और दूसरा वाला भी α/2, α/2, α/2। इसका अगर हम कहें कि 1 में से ये अल्फ़ा डिसोसिएट हो रहा होगा तो ये मिल रहा होगा और ये मिल रहा होगा। इतनी चीज़ें याद रख के अब हम लोग आते हैं Kc फाइंड करने के लिए। तो Kc क्या होगा, रिएक्टेंट साइड H2 स्टोइचियोमेट्री 1, एक्टिव मास ऑफ H2 स्टोइचियोमेट्री 1, एक्टिव मास ऑफ I2 इट्स स्टोइचियोमेट्री 1 एंड एक्टिव मास ऑफ HI विथ स्टोइचियोमेट्री 2। इनिशियली अगर हम देखें तो ये 1 मोल था, 1 मोल रिएक्ट करा तो हमें 0 एंड 0 मिले इधर। दिस इज द वॉज रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट का हमें 1 मोल और प्रोडक्ट का हमें नहीं पता था। अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो हम बात करें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा डिसोसिएट हो रहा था कितने में से 1 से तो बड़ी वैल्यू होगी नहीं, 1 माइनस अल्फ़ा। टोटल कंसंट्रेशन कितना था इस सॉल्यूशन का, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम पे कंसंट्रेशन डिपेंड होगा, तो V से डिवाइड कर देंगे, 1 माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाय V हमारा इसका आ गया। इसका H2 का कितना आएगा, क्योंकि 2 से 1 आ रहा है तो α/2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सेम इज़ द केस विद दिस, 2 मोल से 1 मोल निकल रहे हैं तो अल्फ़ा डिवाइड बाय 2 एंड वॉल्यूम से डिवीज़न फॉर कंसंट्रेशन ला रहे हैं ना हम लोग। तो Kc इज इक्वल टू क्या हो गया, H2I2 स्टोइचियोमेट्री 1 है, HI 2 है। चलिए अब लिख देते हैं जो H का आया, जो I का आया और HI का जिसका भी जो आया, तो α/2V। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 1 मान लेंगे तो 1 हो जाएगा α/2V मल्टीप्लाइड बाय α/2V। H2 का हो गया, I2 का हो गया, HI का कितना था 1 माइनस α/V और इसकी स्टोइचियोमेट्री कितनी है 2, तो स्क्वायर लगा दिया मैंने। कैलकुलेट करा तो अल्फ़ा स्क्वायर V स्क्वायर 4V स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, हमारा एंड रिजल्ट आ गया Kc इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर बाय 4 ऑफ 1 माइनस अल्फ़ा रेज़ टू द पावर 2। ये हमारा रिजल्ट आया। सो आई होप बच्चों आपको समझ